Hello everyone, welcome back to Lines IAS Academy's online platform regarding the current affairs of 2021. So अपने करंट अफेयर के सेशन को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं डे 61 का सेशन. आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक. So the first question is, which among of the following is slash are correct? The group of seven is an informal bloc of industrialized democracies: France, Germany, India, UK, Japan, and USA and Canada. The second statement is, the European Union has participated fully in G7 since 1981 as a non-enumerated member, and your options are A only, B only, both or none. So you have to find the correct statement here. Let's see what is the answer. सो आंसर हियर इज़ बी ओनली, विच मीन्स आपका पहला स्टेटमेंट गलत है. सो आपने द हिंदू में ये आर्टिकल देखा होगा अवेक एंड वांटिंग स्टेट में, जहाँ पे बता रहे हैं कि द G7 फेल्ड टू टेक अ फर्म स्टैंड ऑन द प्रिवेंशन फॉर ऑफ फ्यूचर पैंडमिक्स. किस तरीके से आपके जो ग्रुपिंग्स होते हैं, सो यहाँ पे आपका G7 का एग्जांपल दिया गया है किस तरीके से ये फेल हुआ है अपने गोल्स को अचीव करने में, ओके, या फिर अपना रोल प्ले करने में. सो फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं स्ट्रक्चर. सो पहला स्टेटमेंट गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपका इंडिया नहीं आएगा. ओके, इंडिया आपका G7 कंट्रीज़ का G7 ग्रुप का मेंबर नहीं है. इसके अलावा बाकी सब आपके बिल्कुल ठीक है. और दूसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि यूरोपियन यूनियन हैज़ पार्टिसिपेटेड फुली इन G7 सिंस 1981 एज नॉन एन्यूमिनेटेड मेंबर. तो देखते हैं कौन कौन इसके मेंबर होंगे. सो आपका G7 की जो पार्ट होते हैं, फ्रांस होगा, जर्मनी होगा, इटली होगा, यूनाइटेड किंगडम, जापान, USA एंड कनाडा. सो ये सब आपके G7 के पार्ट हैं. इनकी जो आपकी गोल है इनका, वो है ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड एनर्जी पॉलिसी. सो यहाँ पे एक इनफॉर्मल ब्लॉक हमें देखने को मिल रहा है G7 कंट्रीज़ का. और ये आपका 1973 के जो ऑयल क्राइसिस हुए थे उसके बाद से आपका ये ग्रुप हमें देखने को मिलता है. पहले ये आपका G8 बोला जाता था, बट क्योंकि रशिया ने आपका 1997 में ज्वाइन किया था, लेकिन आपका 2014 में रशिया को एक्सपेल कर दिया गया क्योंकि क्रीमिया में जो उसने एनेक्सेशन आपका किया था. सो उस वजह से अब ये आपका G7 कंसीडर किया जाता है. G7 का कोई फॉर्मल क्राइटेरिया नहीं है यहाँ मेंबरशिप का, बस जो पार्टिसिपेंट होंगे वो हाईली डेवलप्ड डेमोक्रेसीज होने चाहिए. ओके, ये देखा गया है वहाँ पे कि वो हाईली डेवलप्ड डेमोक्रेसीज में कंसिडर किए जाते हैं और उनकी जो एग्रीगेट GDP होती है वो नियरली 50% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी एंड 10% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन में वो कंसिडर करे जा रहे हैं. सो अभी तक के जो मेंबर्स हैं उसके हिसाब से हमें ये उनमें क्राइटेरिया देखने को मिलता है. Next question, which among of the following is slash are correct? OPEC is an acronym for Organization of Petroleum Exporting Countries, is a permanent intergovernmental organization created at Baghdad Conference in September 1960 by Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia and Venezuela. So you have to find the correct statement. A only, B only, both are none. Let's see what is the answer. So answer here is both, which means आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं. सो देखते हैं इसका क्या होगा. आपने द हिंदू में आर्टिकल देखा होगा, ओपेक रिस्क फोर्सिंग इंडिया टू ट्रैप ईरान फॉर ऑयल प्राइसेस स्टे हाई. सो यहाँ पे फिर ओपेक इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो आपका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. ओपेक की जो आपकी फुल फॉर्म है वो आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है. ये एक आपका परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. याद रखिएगा ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. ओके, और इसके ये आपका 1960 में क्रिएट हुआ था और इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला कंसिडर किए जाते हैं. और अगर हम इसके मेंबर देखें, अभी इसके पास आपके 13 मेंबर्स हैं जिसमें आपका अल्जीरिया, अंगोला, UAE, वेनेजुएला, सऊदी अरेबिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लीबिया, नाइजीरिया, कुवैत, ईरान, इराक, गैबॉन, इक्वेटोरियल गियाना इसमें हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले ऑब्वियसली इसके आगे एक्सप्लेनेशन हम एक बार इसको भी देख लेते हैं. ओपेक कंट्रीज़ का फंक्शन क्या होता है. बेसिकली ऑयल प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को ध्यान में देते हैं. इस तरीके से आपका जो पेट्रोलियम मार्केट है उसमें स्टेबिलिटी को लेके आए, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं कि जिसके मेंबर्स हैं बेसिकली वही कंट्रीज़ हैं जो आपकी ऑयल प्रोड्यूसिंग में कंसिडर किए जाते हैं. तो पेट्रोलियम मार्केट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. Okay, they're designed to ensure that the oil consumer continue to receive stable supplies of oil. Twice a year, Ministry of Energy and Hydrocarbon Affairs meet twice a year. So twice इनकी मीटिंग होती है एक साल में. They also hold other meetings that address various points of interest, including that petroleum and economic experts and specialized bodies such as committees and panels in charge of environment. So यहाँ पे ये सब इनके functions में count किए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. पहला स्टेटमेंट है आपका, एन EU डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट इज अ डिजिटल प्रूफ दैट अ पर्सन हैज़ ईदर बीन वैक्सीनेटेड अगेंस्ट COVID-19, रिसीव्ड अ नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट और रिकवर्ड फ्रॉम COVID-19. सेकेंड स्टेटमेंट इज द सर्टिफिकेट इज बोथ इन डिजिटल एंड पेपर फॉर्मेट, comes with a QR code
is free of charge, is in national language and English, and is safe and secure and valid in all European Union countries. So which among of the following is slash are correct? A only, B only, both, or सो इसका आंसर होगा आपका बोथ, विच मीन्स आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं. सो आपने द हिंदू में आर्टिकल देखा होगा 9 यूरोपियन नेशंस क्लियर SIA जैप. सो ग्रीन पास की यहाँ पे बात करी जा रही है, जिसे हम यहाँ पे EU डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट भी कहते हैं. सो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि एक डिजिटल प्रूफ है जो कि या तो वैक्सीनेटेड अगेंस्ट कोविड-19, अगर किसी कोई हो रखा है तो उनको मिलेगा, या फिर अगर कोई नेगेटिव टेस्ट है उनको मिलेगा, ओके, या फिर किसी ने रिकवर करा है तो उनको मिलेगा. दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ये आपका डिजिटल पेपर फॉर्मेट दोनों में होगा, इस पर QR कोड होगा, ओके, और ये आपका नेशनल लैंग्वेज में भी होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में भी होगा, और सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में ये आपका वैलिड होगा. और अगर इसके बारे में देखें कि कौन इसको हाउ कैन वन गेट द सर्टिफिकेट, कैसे मिल सकता है, तो नेशनल अथॉरिटीज़ आर इन चार्ज ऑफ इशूइंग द सर्टिफिकेट, वो इसमें इंचार्ज होंगे. डिजिटल वर्जन कैन बी स्टोर्ड ऑन द मोबाइल डिवाइस at the same people can also request paper version. So both version had QR code, दोनों वर्जन्स का QR कोड होगा. और यहाँ पे अगर किसी EU डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट होल्डर शुड बी प्रिंसिपल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फ्री मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन. सो अगर किसी के पास ये आपका सर्टिफिकेट है, सो जो फ्री मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगे हैं कोविड-19 की वजह से, उससे वो एग्जेम्प्ट हो सकता है. कैसे कैन अनवैक्सीनेटेड पीपल ट्रैवल टू अनदर यूरोपियन कंट्रीज? यस, यहाँ पे हो सकता है कि जो अनवैक्सीनेटेड पीपल हैं वो भी ट्रैवल करें. सो यहाँ पे जो EU डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट है, ये फ्री मूवमेंट इनसाइड द EU दे रहा है, लेकिन इट विल नॉट बी अ प्री कंडीशन टू अ फ्री मूवमेंट विच इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ यूरोपियन यूनियन. सो ये कोई प्री कंडीशन नहीं है कि अगर ये ही होगा तो ही आप ट्रैवल कर पाएंगे, ओके. बाकी इसकी डिटेल्स आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर करेक्ट? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल. प्राइम मिनिस्टर एक्ट एज अ चेयरमैन ऑफ काउंसिल. और योर ऑप्शंस आर A only, B only, both are none. So you have to find the correct statement here. Let's see what is the answer. Answer here is B only, which means आपका सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है. सो पहले में जहाँ पे कह रहे हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल, ये आपका गलत हो जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आपका बताया गया है कि आपका इंटर स्टेट काउंसिल बनेगा, स्टैब्लिश होगा. दूसरा बिल्कुल ठीक है, जो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है वही आपका इंटर स्टेट काउंसिल का चेयरमैन होता है. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आर्टिकल 263 जो है, इसमें बताया गया है कि किस तरीके से आपका इंटर स्टेट काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट होगा. इसका एम ये है कि सेंटर स्टेट के बीच में ये कोऑर्डिनेशन को बढ़ाएगा. ये कोई परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, जब इसकी नीड दिखेगी तब ये फॉर्म किया जाएगा प्रेसिडेंट के थ्रू. फिर आपका 1990 में ये सेटअप हुआ था जब प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस पास किया था सरकारी कमीशन की रिकमेंडेशन पे अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. इसके या फिर हम ये देख सकते हैं और बात बता रखी है, जैसे आपका इंटर स्टेट काउंसिल वर्क एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, इवोल्यूशन ऑफ कॉमन पॉलिसीज़. इंटर स्टेट काउंसिल इज़ प्रपोज टू मीट थ्राइस अ ईयर. देखिए यहाँ पर प्रपोज है, ओके, ये यहाँ पे कंपल्सन नहीं है, यहाँ पे प्रपोज है. ये इनके ड्रॉबैक्स में से भी एक होता है कि इनके पे कुछ कंपल्सन नहीं है कि आपको इतने टाइम मिला ही मिला है, जिसकी वजह से इनकी रेलिवेंस ख़त्म हो जाती है आज के टाइम पीरियड में. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके मेंबर कौन कौन होते हैं. यूनियन मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक इन यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट, क्योंकि हमें सेंटर स्टेट के बीच में रिलेशन यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करना है. यूनियन टेरिटरीज़ के मिनिस्टर देखने हैं हमें, चीफ मिनिस्टर जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगी. एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन टेरिटरीज़ के जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होंगी. गवर्नर ऑफ द स्टेट बीइंग एडमिनिस्टर अंडर द प्रेसिडेंट्स रूल. Next question, which among of the following is slash are incorrect? The Komagata Maru incident is about an Indian steamship called Komagata Maru that voyaged from Hong Kong, part of British Empire, to Britain. The ship was carrying the majority of Sikh and Punjabi Muslim passengers. And your options are A only, B only, both are none. So you have to find the incorrect statement here. So let's see what is the answer. So answer here is A only, which means आपका सिर्फ पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा बिल्कुल ठीक है. सो आपने देखा भी होगा अभी रवांडन जेनोसाइड के बारे में जो एक अपॉलॉजी निकली थी. इससे पहले हमने ये भी देखा था न्यूज़ में, जब आपका जो कनाडा के जो आपके लीडर थे उन्होंने अपॉलॉजी दी थी कोमागाता मारू इंसिडेंट से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे कनाडा का इन्वॉल्वमेंट है. तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि आपकी इंडियन स्टीमशिप नहीं थी, पहला गलत है. दूसरा गलत इसमें यह है कि ब्रिटेन नहीं जा रहा था ये. तो अब देखते हैं क्या था इसमें.
बेसिकली कोमागाता मारू जो था ये आपका एक जापानीज़ स्पेसशिप थी जो कि आपकी हांगकांग से वैंकूवर जा रही थी। वैंकूवर जो आपका कनाडा में पड़ता है, ओके। क्योंकि वैंकूवर के ऊपर आपका ब्रिटिशर्स का काफ़ी इम्पैक्ट था, इस वजह से क्या करा उन्होंने जो शिप थी उसे वहाँ पे उतरने नहीं दिया, मतलब वहाँ जो पैसेंजर्स हैं उनको वहाँ उतरने नहीं दिया और उनको वापस भेज दिया, जिस वजह से आपका वहाँ पे कई पैसेंजर्स फिर वो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि द अदर 352 वर नॉट अलाउड इन इनसाइड कैनेडा एंड शिप वॉज फोर्सफुली रिटर्न टू इंडिया। सो बेसिकली उसके पास आपके 376 पैसेंजर्स थे, ठीक है, और इसमें से सिर्फ 24 को आपको कनाडा में एंटर करने दिया, बाकी 352 को वापस भेजा गया, फोर्सफुली वो इंडिया आए। और जब वो यहाँ पे आते तो फिर वहाँ पे बहुत लार्ज नंबर पे हमें उनकी डेथ देखने को मिलती है। इसी का ही अपॉलॉजी जो थी कनाडा ने करी थी अभी रिसेंटली। सो 1914 में आपको ये देखने को मिलता है इंसिडेंट। तो इसी इंसिडेंट में जो आपके मोस्टली जो दूसरा स्टेटमेंट है वो सही इसलिए हो जाता है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द सिख और पंजाबी मुस्लिम जो थे वो आपके इस शिप के पैसेंजर थे। फिर आपको यहीं पे गदर मूवमेंट देखने को मिल रहा है, इसी के आसपास ये चीज़ें चल रही हैं। सो ये कोमागाता मारू इंसिडेंट से एक आपका जो स्पीड कैटलिस्ट एक तरीके से इसने काम किया फिर मूवमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर विच वॉज अ न्यूज़ रिसेंटली इज इन कर्नाटका, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि नागार्जुन सागर जो अभी न्यूज़ में था वो कहाँ कौन से स्टेट में है। बेसिकली डैम इसके ऊपर जो बनाया है वो न्यूज़ में था। सो आपको ये भी पता होगा। इसका आंसर होगा आपका सी, विच मीन्स आपका आंध्र प्रदेश में है ये। सो आपने ये आर्टिकल देखा होगा, तेलुगु स्टेट्स एस्पायर ओवर वाटर शेयरिंग। सो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में आपका ये चल रहा है, ओके। और जो नागार्जुन सागर डैम है उसके रिलेटेड आपको ये देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर करेक्ट। आर्टिकल 105 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसली मेंशंस privilege that is freedom of speech in parliament, right of publication of its proceedings. The constitution provides for freedom from arrest and detention of members under civil process during the continuation of the meeting of the house or of a committee thereof, and 40 days before its commencement and 40 days after its conclusion. A only, B only, both are none. So you have to find the correct statement about parliamentary privileges. लेट्स सी व्हाट इज आंसर। आंसर हियर इज ए ओनली, विच मीन्स पहला स्टेटमेंट सही है। सो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे कहते हैं कि आर्टिकल 105 में आपकी कुछ प्रिविलेजेस मेंशन करी हैं, जहाँ पे पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच है इन पार्लियामेंट एंड राइट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स यहाँ पे दिया गया है। बिल्कुल ठीक। दूसरा आपका पूरा ठीक हो जाता है, बस ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है, कि आपका कोड ऑफ प्रोसीजर कि आपका किसी और चीज़ में दिया गया है। अभी हम देखेंगे आगे किस में दिया गया है, बट ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। सो इसको ये यहाँ पे दोबारा है। तो इससे पहले हम ये देखते थे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है क्या। बेसिकली कुछ राइट्स होते हैं, इम्यूनिटीज़ होती हैं जो कि पार्लियामेंट के मेंबर्स के थ्रू इंजॉय की जाती है, फिर चाहे आपके इंडिविजुअली भी हो कलेक्टिवली हो, ओके। और ये इम्यूनिटीज़ और ये प्रिविलेजेस उनको इसलिए दी जाती है ताकि वो अपने फंक्शंस को अच्छे से इफेक्टिवली डिस्चार्ज कर सकें। अब आर्टिकल 105 में जो आपका बताया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि वो पार्लियामेंट में अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच है। दूसरा वो राइट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अलावा आपका कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में भी आपको बताया गया है कि फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ मेंबर्स अंडर द सिविल प्रोसेस। अगर सिविल प्रोसेस है तो मेंबर्स को अरेस्ट और डिटेंशन से फ्रीडम दी गई है 40 डेज बिफोर द कमेंसमेंट एंड 40 डेज आफ्टर दिस कंक्लूजन। सो जो आपका कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है ना, उसमें आपका ये बात करी गई है जो 40 डेज़ वाला है, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप इसको देख सकते हैं एक बार फिर से, और ये बता रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एक्सटेंड द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज टू दोज पर्सन हु आर एंटाइटल्ड टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज हो सकता है कि जो आपकी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स होती हैं वहाँ पे कुछ तो मोस्टली तो आपके मेंबर्स होते हैं जो पार्ट हैं पार्लियामेंट का, बट कुछ ऐसे होते हैं जो पार्लियामेंट का पार्ट नहीं, बस वहाँ पे प्रोसीडिंग्स अटेंड करने आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने प्रीवियस सेशन में दिखा था कि अटॉर्नी जनरल बैठ सकता है, अटॉर्नी जनरल पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में बैठ सकता है। लेकिन अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अटॉर्नी जनरल अगर पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में बैठ रहा है तो क्या उसके पास भी आपका जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं वो होंगी, तो ये होंगी आपके, ओके। ये याद रखना है कि उनको भी वो दे आर एंटाइटल्ड टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स, और उनको भी आपका पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिलती हैं। लेकिन किसको नहीं मिलेंगी, फॉर एग्जाम्पल आपका प्रेसिडेंट है,
सो जो आपका पार्लियामेंट बनता है वो 3 चीज़ों से बनता है। प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट है। बट आर्टिकल 361 में आपका प्रिविलेजेस तो प्रेसिडेंट है, बट पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आपका प्रेसिडेंट को नहीं मिलती। अलग प्रिविलेजेस हैं, बट पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आपके प्रेसिडेंट को नहीं मिलती है, जो आपके ऑल मेंबर्स को मिली हुई है ना, उस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोची मुजुर इज़ अ बाई एनियल फेस्टिवल विच इज़ एसोसिएटेड विद तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, असम। देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा आपका बी, फैक्चुअल क्वेश्चन था। कोची मुजिस जो आपका फेस्टिवल है, बाई एनियल फेस्टिवल है, कौन से स्टेट में होता है? केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश हैज़ रिलीज एन अपडेटेड एटलस ऑफ ग्लेशियर लेक्स दैट आर पार्ट ऑफ गंगा रिवर बेसिन। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, नन ऑफ द अबव। सो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा आपका ए, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने आपका ये एटलस रिलीज़ किया है जहाँ पे ग्लेशियर लेक्स के बारे में बात करी गई है, जो कि गंगा रिवर बेसिन का पार्ट है, गंगा रिवर बेसिन का। सो ये आपका एटलस है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के थ्रू आपका रिलीज़ किया गया है। सो जो ग्रीन है ये आपका ग्लेशियराइज्ड एरिया है। ओके, जो आपका यहाँ पे इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ भी शो करी हैं, ये देखिए आपको ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ है, और बेसिन बाउंड्रीज़ भी यहाँ पे दिखा रखी है। कड़कनाथ और काली मासी इज़ अ ब्रीड ऑफ चिकन ऑफ, आपको बताना है कि कौन से स्टेट से रिलेट करता है ये। तमिलनाडु, केरला, मध्य प्रदेश, असम। सो जीआई टैग भी मिला हुआ है इससे, तो फिर इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। इसका आंसर होगा आपका सी, मध्य प्रदेश। सो कड़कनाथ आपका जमाऊ और धार डिस्ट्रिक्ट जो मध्य प्रदेश की है वहाँ से रिलेट करता है। जीआई टैग इसको 2017 में मिल चुका है। ब्लैक मीट के नाम से पॉपुलर है ये, और इनका एक्सीलेंट मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं, इसीलिए ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड ऑल्सो फेमस फॉर लो कोलेस्ट्रॉल एंड हाई प्रोटीन कंटेंट। ओके, सो मीट के कंपैरिजन में आपका, क्योंकि ये मीठी होता है बट इसमें लो कोलेस्ट्रॉल और हाई प्रोटीन कंटेंट है। सो विद दिस लेट्स कंक्लूड टुडे सेशन। आई होप आप लोगों ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया होगा। फाइनल स्कोर दिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।